मधुमेह, डायबिटीज, आप क्या कहना चाहेंगे? 10 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में माना जाता है 18 साल से ऊपर को डायबिटीज़ है इस समय। तो प्रदेश मैं की क्या आपको जो प्रदेश में हिंदुस्तान में हर 11 के पीछे एक आदमी को जो डायबिटीज़ है वो हिमाचल में 14% है। हिंदुस्तान में 100 में 11 लोगों को है, हिमाचल में 14 लोगों को डायबिटीज़ है 18 साल से ऊपर। ये हमने सर्वे किया था। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या डायबिटीज पूर्णतः ठीक हो सकती है? शुगर के लिए 2 टेस्ट करते हैं। एक हम कहते हैं खाली पेट, जिसको हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कहते हैं जी। और ये कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल, खाने के बाद में, जिसको हम 2 और पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं। तो तीसरा टेस्ट होता है HbA1c। ये 3 इंटीग्रल पार्ट है जो हम डायबिटीज़ को डायग्नोज और फॉलोअप के लिए करते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक ये पूर्णतः ये डायबिटीज़ ठीक होने वाली है, नहीं। डायबिटीज़ का अभी तक जो है परमानेंट ये इरेडिकेट नहीं होती है। अच्छा। हम जो इसके सिम्टम शुगर को कम करते हैं दवाइयों से या एक्सरसाइज से या गुड न्यूट्रिशन से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल में और आपके साथ मैं हेमराज चौहान। खास शख्सियत कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने केवल ये नहीं कि राजधानी शिमला या प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, बल्कि पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम भी रोशन किया है। तो आप समझ सकते हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं और हिमाचल प्रदेश को कितना बड़ा गौरव हासिल हुआ होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग उपलब्धियाँ, वैसे तो इस कार्यक्रम में हम बड़ी उपलब्धियों वाले लोगों से आपको मिलवा चुके हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है, अकेली शख्सियत है, जिनके रिकॉर्ड आपको स्तब्ध कर देंगे और आप बहुत खुश होंगे आज इनसे मिल करके। आज हम IGMC शिमला में हैं और IGMC शिमला में यूनिट 2 मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो हमारे हेड हैं प्रोफेसर और डॉक्टर जितेंद्र कुमार मोक्टा जी, आपका स्वागत है मोक्टा जी। धन्यवाद। मोक्टा जी, कहाँ से शुरू करें? आपके साथ एक दिक्कत ये हो रही है क्योंकि आपकी उपलब्धियाँ हमारे प्रश्नों पर भारी है। आपने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की, लेकिन विशेष तौर पर आज जब हम डायबिटीज़ को लेकर बात करते हैं, आज पूरा भारत जिस पर मैं कहूँगा कि अगर त्रस्त है और अगर वो अवेयर नहीं है, इसके कारण भी वो उसमें समस्या में है, तो उसी डायबिटीज़ पर आपने ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर दिए और इतना बड़ा काम आपने करके दे दिया है कि जिसकी तारीफ दुनिया में हो रही है। तो ये हमारे बीच में आज जो मोक्टा जी हैं, और मोक्टा जी सबसे पहले आपकी उपलब्धियों को भी हम बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अमेरिका से 2 बार के सम्मानित, गौरवशाली सम्मान के साथ सम्मानित हैं। इसमें अगर हम बात करें, एक ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड में जो एडवर्ड्स ऑस्कर अवार्ड कम्युनिटी सर्विसेज में ये अवार्ड मिलता है। तो ये कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। भारतवर्ष में इकलौते डॉक्टर जितेंद्र कुमार मोक्टा जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि शोध की क्या परिसीमा रही होगी, कितना नीचे जाकर के गरीब से गरीब आदमी को इन्होंने छुआ होगा और उसकी समस्या पर काम किया होगा, कितना जीवन अपना जवानी इसमें दी होगी। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि एक दूसरा जो अवार्ड है, वो अवार्ड है इनको अमेरिका में ही आउटस्टैंडिंग जो एक सोशल उसमें मिला है, वो अवार्ड ये पहले भारतीय हैं जिनको मिला था, और अब दूसरा एक अवार्ड राजस्थान के एक डॉक्टर साहब को और उसमें दिया गया है। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी उपलब्धता, इतनी बड़ी उपलब्धियां, हमारा गौरव, एक तरह से कहेंगे हम प्रदेश के आप गौरव हैं। साथ में कई बार इनको गवर्नर से पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर साहब, ये जो सम्मान पाने का एक जो आपको जरिया मिला, सेवा करने का जरिया मिला, वो जहाँ तक हमें लगता है, जितना पता है, मधुमेह, डायबिटीज़, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मधुमेह की बात करूंगा और अवार्ड तो नेचुरली मैं बाद में बात करेंगे हम बीच में कभी, कि आज हिंदुस्तान एक जो इसको हम अब एपिडेमिक से भी आगे जा चुके हैं, पेंडेमिक और एंडेमिक में जा चुका है हमारा ये। और ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है वो मधुमेह एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में जो एक बिग हेल्थ इशू है। और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि अगर वर्ल्ड में हर 100 के पीछे 11 लोगों को डायबिटीज़ हिंदुस्तान में है, और 101 मतलब कि 10 करोड़ लोग
जो है हिंदुस्तान में माना जाता है 18 साल से ऊपर को डायबिटीज़ है इस समय क्योंकि 11% आप मतलब कि हमारे जो प्रेवलेंस मानी जाती है वो 11% है हिंदुस्तान में। पर मैं कहता हूँ कि ये एक स्टडी और आई थी लैंसेट में, उसमें तो काफ़ी हाई प्रेवलेंस मानी गई थी। तो 11% हम वो वाली बात करेंगे जो फिगर आउट आई है, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा हम लोग जब डिस्कस करते हैं नेशनल लेवल पे, इससे भी ज़्यादा है ये डायबिटीज़। पर सबसे बड़ा जो हम बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की या हिमाचल की भी बात करें। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि तो मैं आपको जो प्रदेश में हिंदुस्तान में हर 11 के पीछे एक आदमी को जो डायबिटीज़ है वो हिमाचल में 14% है। जो इंडिया में 11% है वो हिमाचल में 14% लोगों को, मैं 100 में 14 लोगों को, हिंदुस्तान में 100 में 11 लोगों को है, हिमाचल में 14 लोगों को डायबिटीज़ है 18 साल से ऊपर। ये हमने सर्वे किया था और 19 से लेके 20 तक के सर्वे पैन हिमाचल, उसमें ट्राइबल एरिया भी है, टाउन भी है, सिटीज़ भी है। तो ये ICMR का प्रोजेक्ट है, वो हमने, और उसका मैं चेयरमैन था। तो जब भी नेशनल लेवल पर ये डिस्कस बात हुई तो दे वर सरप्राइज, बल्कि इसी रूम में मैं बैठा था क्योंकि कोविड का टाइम था। तो चेन्नई से हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते, तो वहाँ पे जो स्टॉल वर्ड्स बैठे हुए थे, डॉक्टर मोहन है जो ICMR के उस टाइम मतलब कि इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, कहते डॉक्टर मोटा टेल अस, कहते वी आर सरप्राइज कि हिमाचल इज़ एन व्हाट वी कॉल माउंटेन स्टेट एंड पीपल आर नोन टू वॉक, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। तो तब भी कहते नेशनल लेवल से यहाँ ज़्यादा है। आई हैड नो आंसर। कहते ये तो हमें भी एक सरप्राइज कर रही है चीज़ें। ब्लड प्रेशर 30% हिमाचल में, लिपिड एब्नॉर्मलिटी 60% डायबिटीज़ के पेशेंट को है। तो दिस ऑल वॉल एंड ओबेसिटी ऑल्सो। ओबेसिटी का मतलब होता है कि मतलब मोटापन, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल ओबेसिटी। तो हिमाचल में ये जो चीज़ थी 14%, ये हमें भी बड़ी सरप्राइजिंग लगी। पर दुख मुझे 14% का तो है ही है, लेकिन एक क्या होता है कि डायबिटीज़ होती है, एक नॉर्मल शुगर होती है, और एक डायबिटीज़ और नॉर्मल शुगर के बीच में जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और प्री डायबिटीज़ पेशेंट वो होते हैं जिनका शुगर, फास्टिंग शुगर 100 और 125-26 के बीच में, और खाने के बाद का शुगर 140 और 200 के बीच में, उनको हम एक डिफाइन करते हैं मेडिकल साइंस में प्री डायबिटीज़। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 5 साल में 50% जो है वो डायबिटीज़ में प्रोग्रेस करते हैं। डॉक्टर साहब, ये टाइप 1 और टाइप 2 यही है? हाँ, ये मैं बोलता हूँ। तो ये जो 17% हमारे पास एबनॉर्मल ग्लूकोज है और 14% फ्रेम डायबिटीज़ है, हिमाचल में 30% लोगों का शुगर नॉर्मल नहीं है। बिग पॉपुलेशन ये 30% बहुत ज़्यादा, ठीक है। 31% आता है। और डायबिटीज़ दो तरह से होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होती है जो प्रिडोमिनेंटली देखा गया था पहले बच्चों में, लेकिन आजकल वो चीज़ जा चुकी है, अब ये अडल्ट में भी होती है, जिसको हम ऑटोइम्यून डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें रीज़न पता नहीं लगता, जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, उस बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करती है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है वो आजकल क्या बच्चों में भी होनी शुरू हो गई है, पर प्रिडोमिनेंटली ये अडल्ट में होती है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता है लेकिन वो अपना काम नहीं करता। उस काम ना करने के लिए हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका मुख्यतः कारण है मोटापा। और हिंदुस्तान में बच्चों में भी मोटापन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, अडल्ट में भी बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान का जो मोटापन है वो वेस्टर्न मोटापन से बिल्कुल अलग है। हम लोग दिखते पतले हैं लेकिन मेटाबॉलिकली हम जो ओबीज होते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब है कि हमारे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, लिपिड होता है, तो इसको हम मेटाबॉलिक ही कहते हैं। तो मतलब कि मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर हम वेट के हिसाब से, हमें अपना वेट हाइट के अनुसार ठीक लगता है, तो अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओबीज नहीं हैं। हमें अपना वेस्ट नापनी बहुत ज़रूरी होती है। वेस्ट एक बड़ा अच्छा पैरामीटर होता है, जो है वो 90 सेंटीमीटर ज़्यादा और फीमेल में 80 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा सा एक पैरामीटर्स है जिसके बेस पे हम ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं। और अगर मान लो कि मेरा नॉर्मल वेट है लेकिन मेरे को ब्लड प्रेशर है, और मैं नॉर्मल वेट है और मैं लिपिड एबनॉर्मल है, और मैं नॉर्मल है और मेरा शुगर 126 तो नहीं है जो डायबिटीज रेंज में, लेकिन 10 है, तो मैं मेटाबॉलिकली मैं बड़ा एक्टिव हूँ, तो मैं भी ओबीज की डेफिनेशन में रहता हूँ। और उसमें हम हिमाचल के जो है 15 से 20% लोग पढ़ते। अच्छा, हाँ, तो ये एक चीज़ देखने की, मोटा वही नहीं जो दिखता है। कई मोटे जो मोटा है, जो बहुत मोटे दिखते हैं, ना वो ब्लड प्रेशर है उनको, ना उनको लिपिड है, ना शुगर है। तो माना तो ऐसा ही जाता है कि जो बहुत मोटा है ये मैं कंसेप्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि नियर अबाउट 10% ऐसे मोटे लोग होते हैं जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्ट, मतलब कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। और जो हमारे थिन इंडियन होते हैं, तभी हम कहते हैं वर्ल्ड में जो डेफिनेशन होता है
थिन फैट इंडियन बोलते हैं हम उसको। तो ये देखा गया कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर उनका वेट नॉर्मल है, उनमें फैट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, और वो फैट मैक्सिमम जो है पेट में होता है, जो कि हमारे को मेटाबॉलिकली जो है वो प्रोन करता है डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डिसलिपिडीमिया के लिए और हार्ट डिजीज़ के लिए। ये हमें सोचने दें। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ क्या फिर अनुवांशिक है, ये उस हिसाब से भी चलती, जेनेटिक भी है, कि ये किसी को भी हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसको 90% स्पोरेडिक होती है, ये किसी को भी हो जाए, ऑटोइम्यून है, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम टाइप 2 की बात करेंगे। तो टाइप 2 हम जो मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको एनवायरमेंटल डिजीज़ बोलते हैं, होम एनवायरमेंटल डिजीज़। तो ये माना गया है कि ये डिपेंड करता है कि एक पेरेंट्स को है, दो को है, दोनों को अगर है तो किस एज में हुई है। तो ये माना गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स को है और उनको जो है वो बड़ी जल्दी एज में हो जाए, तो नियर अबाउट 52% चांसेस कि वो बच्चे को होने के चांस है। अगर पेरेंट्स को लेट हो गई है और एक को हो गई है, एक में भी ज़्यादा प्रेवलेंस अगर मदर को हो गई है, तो अगर मदर को है अर्ली हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये डेफिनेटली हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस का बहुत रोल है, लेकिन इनहेरिटेंस से ज़्यादा जो है वो होम एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल है, जिस पे मैं आज बोलना ज़्यादा चाहूँगा कि डायबिटीज़ इज़ नॉट एन इंडिविजुअल डिजीज़, इट इज़ ए सोसाइटी डिजीज़, इट इज़ एन होल फैमिली डिजीज़। क्यों? क्योंकि हमारा जो अगर ये देखा गया है WHO के अनुसार कि डायबिटीज़ जो है 80 to 70% इज़ प्रिवेंटेबल, 20 to 30% इज़ अनप्रिवेंटेबल। मान लो कि दोनों पेरेंट्स हैं और उनको बहुत जल्दी में है, तो काफ़ी चांस है कि उसको बच्चे को होने के चांस है, लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होम घर का जो एनवायरनमेंट है कि हम क्या खाते हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा घर का क्या एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। तो ये घर के एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी का एनवायरनमेंट है। सोसाइटी, मैं तो एक इंडिविजुअल को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में है। इंडिविजुअल से घर बनता है, घर से सोसाइटी बनती है। ठीक है नहीं? तो हम जब साइंस की बात करते हैं तो हम सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है जी? तो ये एक मोर एनवायरमेंटल डिजीज़ को माना जाता है। जब हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड और एक्सरसाइज। और आज दो चीज़ें मैं और ऐड करूँगा, स्ट्रेस एंड एडिक्वेट स्लीप। ये जो चार चीज़ें अगर कोई आदमी अपना ले, तो मैं नहीं कहता कि नहीं होगी, वो डिले होगा। अगर हम 10 साल भी डायबिटीज़ को डिले कर दे, तो हम एक हेल्दी लाइफ के कितने साल बचा देंगे उस आदमी। राइट, ये बड़ी बात है। और इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि ये तो आपने बड़ी नई बात बोली कि जिसको डायबिटीज़ का जो है वो खाने पीने से भी है, ये तो कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान इस बात पे रहता है कि डायबिटीज़ इसके था जी, किसी को दादाजी को था तो उससे हो गया। लेकिन लोग सीधे दवाइयों पे आना चाहते हैं, न्यूट्रिशन पे नहीं जाना चाहते, खान पीन में चेंज नहीं करना चाहते, वो दवाइयाँ खा करके सब कुछ खाना चाहते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या डायबिटीज़, दो प्रश्न पूछ रहा हूँ एक ही प्रश्न में, क्या डायबिटीज़ पूर्णतः ठीक हो सकती है? टेस्ट कौन से और पूर्णतः ठीक हो सकती है? देखिए, जब हम शुगर का टेस्ट करते हैं तो जैसे हमने कहा कि हम शुगर के लिए दो टेस्ट करते हैं। एक हम कहते हैं खाली पेट, जिसको हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कहते हैं जी, और ये कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल, खाने के बाद का, जिसको हम 2 और पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं। तो हम, और एक तीसरा टेस्ट होता है HbA1c। ये 3 इंटीग्रल पार्ट है जो हम डायबिटीज़ को डायग्नोज और फॉलोअप के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो जो अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट को हम तब बोलते हैं अगर किसी भी इंसान का जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है इक्वल टू और मोर देन 126 मिलीग्राम हो, और कभी भी वो हम एक वैल्यू से नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, किसी का फास्टिंग 300 आ गया तो अलग बात है वो, लेकिन अगर किसी का 130 आ गया तो कभी भी उसको एक वैल्यू, उसको कभी भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उस आदमी को अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट है तो हमेशा रिपीट करके उसको कंफर्म करना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिजीज़, और पोस्ट प्रेंडियल जो है 200 से ज़्यादा आना चाहिए। अच्छा। उस चीज़ को हम डायबिटीज़ कहते हैं। और A1C जो है वो मोर देन 6.5 आना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया किसी इंसान को है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। एक, और फॉलोअप के लिए भी हम फास्टिंग PP और A1C करते हैं फॉलोअप जब हमने करना हो जी। और पूर्णतः जहाँ तक ये हमारे, और अब हम बात आगे करेंगे। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर ही नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन भी आना चाहिए और उसका मैं आंसर भी देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के साथ सिर्फ शुगर के टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो मैं अपने जनता को, अपने पेशेंट हिमाचली लोगों को बोलना चाहता हूँ। और ये कब करने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन मैं अपने आप ही करता हूँ कि लोगों को, एक तो जो आदमी हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा शुगर ही है, तो मेरा ये आज हिमाचल की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, या जो भी आपके चैनल से देखे, कि हिंदुस्तान में ये माना गया है कि हर इंसान को
30 साल के बाद साल में एक बार, चाहे वो शुगर है या नहीं है, फैमिली में है नहीं है, वो क्या काम करता है, ये सेडेंटरी लाइफ है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, वर्क, एक बार ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए जी। उसका एक हम लोग कहते हैं कि हम 5 जो है वो पैरामीटर, जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है हम उसका पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ये 4-5 चीज़ें देखते हैं, हम उसकी रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं। अब हम इंटीग्रल पार्ट मानते हैं कि हमें उसका ब्लड शुगर भी देखना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम जो है वो बहुत कम लोगों में होते हैं। जो जैसे हम कहते नहीं है गाँव में कि प्यास लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, वजन कम हो रहा है, ये 30% लोगों में दिखते हैं, ठीक। बाकी में एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि हम साल में एक बार टेस्ट जरूर करें, एक। और जो आदमी जिसको डायबिटीज़ घर में है और उसकी लाइफ सीडेंटरी है, काम नहीं है, जैसे कि कोई बैठा हुआ है और वो ओबीज है, ठीक है, उस आदमी को तो 6 महीने में भी अपना एक टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक कि पूर्णतः ये डायबिटीज़ ठीक होने वाली है, नहीं, डायबिटीज़ का अभी तक जो है परमानेंट ये इरेडिकेट नहीं होती है। अच्छा। हम जो इसके सिम्टम शुगर को कम करते हैं दवाइयों से या एक्सरसाइज से या गुड न्यूट्रिशन से। जी डॉक्टर साहब, इसी में आपने एक बात कही खान पान को लेकर के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप, तो ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि खान पान में क्या ध्यान रखें। खान पान और एक्सरसाइज में तो कहता हूँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ या जब भी मैं कहीं लोगों को अवेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारा ये रहता है, हम क्या कि जो हमारी एसोसिएशन है या जो हमारा लिटरेचर है डायबिटीज़ का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आपके पास एक पौष्टिक आहार, वो सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं है, वो कैसे खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और मॉडरेट फिजिकल, मैंने मॉडरेट वर्ड यूज़ किया है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। कई लोग बड़ी एक्सेसिव करते हैं, वो भी नहीं है रिकमेंडेड। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, ये तो इंटीग्रल पार्ट है। वो चाहे पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं भी हुई है लेकिन वो डायबिटीज़ के लिए प्रोन है, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हाईएस्ट प्रोन है। रेस वाइज एथनिसिटी वी हैव गॉट द हाईएस्ट अमंग, वैसे यूएसए में सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन है जो हमारे से आगे है यूएसए में, बाकी जो ये साउथ एशियन कंट्री में इंडियन में सब हाई है। तो हम प्रोन है जेनेटिकली। तो एवरी पर्सन शुड टेक दिस प्रिकॉशन, गुड न्यूट्रिशन, हेल्थ डाइट एंड मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। ये ना हो तब भी करनी है, अगर आपके पास हो जाए तब भी करनी है, और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये हम बोलते हैं दवाई से भी जीवन का हिस्सा बना लो। हाँ, इंटीग्रल पार्ट है ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे में, मिथ्स बहुत है डाइट के बारे में, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं 2 साल पहले बोलता तो मेरा लेक्चर जाता था कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज जो अमेरिकन डायबिटिक न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस आई है और एक मेडिटेरियन डाइट है जो कि लगातार 15 साल में फर्स्ट डाइट आई है वर्ल्ड में, ये दोनों डाइट के बारे में मैं, क्योंकि हमारे एक्चुअली डाइट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट का नहीं होता यूएसए में, तो वो गाइडलाइंस निकालती है। तो बेस्ड ऑन दैट गाइड मैंने वो बड़ी मतलब कि बड़ी ध्यान से वो गाइडलाइन एक बार नहीं है 10 बार पढ़ी है कि मेरे लोगों के लिए क्या फिट हो सकती है। तो उसमें मैंने जो निकाला है निचोड़ उसका कि 5 चीज़ें जो इंसान को है वो सबसे हेल्दी खाने के लिए, 5 चीज़ें। सबसे पहले फ्रूट्स, एनी फ्रूट्स, not juice, seasonal, any fruit and vegetable. Third is whole grain wheat. This चौथा legumes, दालें। ये अमेरिका में दालें नहीं खाते हैं, हम लोगों के लिए दालें आई है। और हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, मैं अपने भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल एक स्टेट है जहाँ की मैक्सिमम नंबर ऑफ दाल हम उगाते हैं। कोई 5वां जो इन्होंने बोलता है ड्राई फ्रूट्स, तो 1 अखरोट और 10 बादाम जो है वो हार्ट के लिए इतने जितने कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है। और जो 6ठी चीज़ है वो है हमारे पास लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें हमारी दही आती है, लस्सी आती है, गाय का घी आता है। ये चीज़ें जो है वो आपके पास 6 खाने वाली दुनिया में सबसे बेस्ट मानी गई। स्मोकिंग वर्ल्ड में 5 सेकंड में एक आदमी को मारती है, हर 5 सेकंड में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 6 सेकंड में। स्मोकिंग के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट कल्प्रिट है वर्ल्ड ओवर। ब्रेकफास्ट वी शुड हैव द हैवीएस्ट एंड मोस्ट प्रोटीनिशियस ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी होना चाहिए और उसमें सबसे प्रोटीन युक्त होना चाहिए, वो जैसे एग्स हो, जैसे ब्लैक चने हो, ठीक है ना, अच्छा होना चाहिए। मॉडरेट हमारा लंच होना चाहिए और जो डिनर है वो हमारा बड़ा मिनिमम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने बताई। डॉक्टर मुक्ता जी, एक चीज़ जानना हम चाहेंगे आपसे जल्दी में,
आप समझ सकते हैं, हालांकि आप तो एलोपैथी की बात करेंगे क्योंकि आप वहीं से हैं, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये डायबिटीज़ हो जाए तो साधारणतः बोलते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू कर दो, आयुर्वेदिक, क्योंकि एलोपैथी ख़राब होती है, वो ख़राब करेगी। तो ये जो आयुर्वेदा की दवाइयाँ खाते हैं लोग और होने के बाद, तो ये क्या कितना सही है, कितना उचित है? देखिए, मैं आयुर्वेदा के अगेंस्ट नहीं हूँ, और आयुर्वेदा हमारे टाइम में जो हमारे, अगर हम लोग, आई एम ए वेरी फॉन्ड ऑफ रिलीजियस बुक्स लाइक महाभारत, रामायण, आयन, वेदास, थोड़े बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर जो उस टाइम का आयुर्वेदा था वो क्या था कि जड़ी बूटियों से हम लाते थे, अगर आपको भी थोड़ा बहुत है, और वो जड़ी बूटियाँ बड़ी प्योर होती थी, वनस्पति का ही रोल है, ठीक है ना। वो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ जी। लेकिन प्रॉब्लम आज के आयुर्वेदा में क्या कि वी हैव गॉट ए लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन दैट, हमें नहीं पता कि क्या एक्चुअल में है वो। सेकंड, कोई भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं आई है कि हमें उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि हम करें। हाँ, हम अब क्वेश्चन ये आएगा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या साइड इफेक्ट हमारी एलोपैथिक में नहीं है? हमारे एलोपैथिक में है। मेरे पास पेशेंट आता है, मैं इंसुलिन लगाऊंगा उनको, मैं बोलूँगा आपने केयरफुल रहना कि इससे लो शुगर हो सकता है। पर आयुर्वेदा में मतलब कि हमने कभी यूज़ नहीं की आयुर्वेदा वाली, पर कोई ऐसे रिसर्च नहीं आई है। तो मेरा ये कहना है कि वो लोग उस चीज़ को यूज़ करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो एलोपैथी की मेडिसिन है, दिखाना चाहिए एक बार। हाँ, मतलब कि उसको ना छोड़े। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और मुझे दुख ही आता कहती बार कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनमें बहुत देर हो चुकी होती है। अब देर, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, आई डैमेज, तो हमें बड़ा दुख होता है। मैं कल ही मेरे पास आए थे लोग एंड कहते डॉक्टर साहब आज तक हम वो ये वाली मेडिसिन देते थे एंड लोगों का मतलब कि काफ़ी ऑर्गन डिसफंक्शन था, तो ये मुझे दुख होता है। चलिए, 14,000 की हाइट पर हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में आपने ये वो कारनामा कर दिया जो काजा में आपने इंसुलिन यूज़ कर दिया और वो सक्सेसफुली कर दिया। इतनी बड़ी अचीवमेंट के पीछे जो आपका जो एक करेज था या आपकी जो मोटिवेशन थी वो क्या थी, कैसे आप ये संभव कर? देखिए, मैंने वो लिखा भी था एक बार, वो पेपर मैंने लिखा था, मेरे को 3 वर्ड यूज़ करता हूँ, करेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि मेरा पेशेंट था एक, मैं आई वॉज इन स्टेट, तो मैंने पहला इंसुलिन पंप लगाया था हिमाचल में, वो था न्यूरा से ऊपर एक गांव में। हाँ, वो भी आपकी बड़ी उपलब्धि है। पहला पंप लगाया था एंड मेरे को ये अवार्ड मिलना था, मैं उससे चले गया। और चौथे दिन मुझे जो है वो लेटर वो आया, कहते हैं वहाँ से मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मेरा शुगर 500-600 जा रहा है जी। तो एक है कि मेरा लगाने का करेज कि जहाँ पे कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं है और जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और ऐसा पहले हुआ भी नहीं था। और फिर मैंने उसको अपने जो इंसुलिन पंप लगाते हैं उनका फ़ोन नंबर दे के, उन्होंने वीडियो कॉल करके उसको एडजस्ट करके ठीक कर दिया। तो जब काजा में मेरे पास पेशेंट आए तो मतलब कि वो वहाँ से यहाँ आए तो शुगर वॉज वेरी हाई। तो मुझे ये लगा कि ये शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती है बिना इंसुलिन के। तो मैंने पहली साल उनको इंसुलिन लगाया। और अब नेचुरली आपको पता है काजा में फिर उस टाइम 10 की बात आई है, उस टाइम जो है रोड ब्लॉक हो जाते थे, शुगर वहाँ पे बर्फ़ उस टाइम भी बहुत गिरती थी। तो वो ही लॉस्ट टू फॉलो अप इन विंटर्स। और जब वो वापस मार्च में आए तो उन्होंने फोटोग्राफ और वाइल लाई, मोबाइल थे शायद उस टाइम 10 में। तो उन्होंने देखा कि जो वाइल मैंने यूज़ करने के लिए दी थी वो फ्रीज हो गई, क्योंकि आप फ्रीजिंग टेम्परेचर सारा पानी जम जाता है, माइनस में रहता है। तो कहते मैंने इंसुलिन छोड़ दिया। नेचुरली ही वेंट टू द पीएससी, डॉक्टर ने ठीक है, कहते क्या इंसुलिन तो होता नहीं है ना, चलेगा कहते यहाँ पे, और ना हम फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्टेड होते, गाँव घर में तो फ्रिज था भी नहीं उस टाइम। तो उन्होंने उनको दोबारा दवाई पे डाला, लेकिन जब वो दोबारा मार्च अप्रैल में मेरे पास है, शुगर वॉज अगेन वेरी हाई, 300-400। ओके। तो मैंने दोबारा करेज किया, मैंने उनको कन्विंस किया, मैं कहा आप कोशिश करो दोबारा लगाने की। तो ही एग्रीड जी। स्टिल द पेशेंट इज़ विद मी, वो आते हैं। और मैंने उनको काफ़ी जगह मतलब कि दिखाया भी है कि डॉक्टर साहब, फिर वो अक्टूबर-नवंबर आने लगा तो उन्होंने मेरे को कहा कि देन आई स्टार्ट सर्चिंग इन माय माइंड कि क्या करना मुझे अब, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे है तो डायबिटीज़ तो है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ से कोई किन्नौर के कोई मेरे पास यहाँ लोग एडमिट थे और लेडी बाहर घूम रही थी जी। तो उस लेडी ने काफ़ी किन्नौर के आभूषण वस्त्र पहनते, तो वस्त्र देख के मुझे लगा कि काफ़ी वो गरम जो याक है या जो भेड़ के है, काफ़ी ऊनी थे। तो मैंने उनको कमरे में बुला के, जो उनका जो ये वाले पोर्शन नहीं होता जिसको हमारे गांव में तो बोलते हैं गाची गांव में, पर ये इसको हम एब्डोमिनल बाइंडर बोलते हैं। तो वो उन्होंने या तो याक का या वुलन बनाया होता है उन्होंने, बहुत वो सर्दियों में बांधते हैं उसको जी।
तो मैंने सोचा कि अगर मैंने उसको बुला के उनको फोल्ड किया कि अगर मैं इंसुलिन उसमें कोशिश करूँ, तो उस बंदे को मैं बुलाया, उनको कहा मैं कहा आपने वो ले आना अपने पास, नई खोज। वो मैं बोली वीडियो भी बनाया मैंने। तो मैंने उनको बोला कि आपका विंटर में जब आएगा ये इंसुलिन आपने इसमें मल्टीपल फोल्ड में डाल, जो गाची कहते हैं गाची, हाँ। वो याक की होती है या गर्म क्लोथ की होती है। और काजा में आप जाएंगे, फिर मैंने उनसे पूछा कि एक हमारा घर होता है जिसमें हम आग जलाते हैं, गेठी, उसको नाम बोलते हो कुछ हो, और उसका टेम्परेचर वहाँ जाता है कम से कम 150 के करीब, तो वहाँ हम इंसुलिन रख नहीं सकते हम। दूसरी जगह रखते हो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ये वाला जहाँ हम घर, जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम खाना बनाते हैं, उसमें जो वो गेठी होती है वो जली रहती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो मैंने बोला कि जो ये आपका जो गाची है, इसमें मल्टीपल फोल्ड में रख के इसको आप जो साथ वाला कमरा है उसमें जो बेड वगैरह आपके है जो सोते हैं वो गए वहाँ पे, उसमें रखो आप उसको। एंड दैट वाज सक्सेसफुल। और जब नेक्स्ट टाइम आए तो हिज शुगर वाज कंट्रोल्ड। तो वही मैं अब उसको मैंने फिर पब्लिश किया, तो उसको लाइक किया लोगों ने, तो यूएसए में उस सर्विस को भी काफ़ी माना था मेरे आपको। और वो पेशेंट मेरा देखो 2009 के बाद अभी तक ही इज़ डूइंग वेल। अभी वो 10 दिन पहले मेरे पास आया था, तो ही शुगर स्टिल कंट्रोल। और मेरे ख्याल से इसीलिए आपको हाँ, ये वन ऑफ था कि ये सेकंड एक और है कि जो इंसुलिन पंप है वर्ल्ड में अभी तक, वो काजा में 10,000 हाइट में भी पहली बार लगा हुआ है। वो आपके माध्यम से। हाँ, वो वहाँ पे डीसी होते थे, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं इसी चेयर पे बैठा था, मेरा दोस्त है में अब रिटायर हुए डॉक्टर जगदीश, उनका फ़ोन आया कि हमारी एक पियोन है, उसकी लड़की है, उसका टाइप 1 डायबिटिक है, शुगर 500 रहता है, कि आप इंसुलिन पंप लगाते हैं। तो कहते डीसी साहब ने उनकी मीटिंग जो होती है, कहते मेरे को वो दिया हुआ है, क्या ना कमिटमेंट की है, कहते कि अगर ये 2 लाख में लग जाता है, 2020 का था, 25 का था वो जी। और फॉर्चुनेटली 2 बजे डीसी साहब का खुद फ़ोन मुझे आ गया, पंकज जी का। कहते डॉक्टर मोक्ता एक ही पेशेंट है, डॉक्टर जगदीश ने आपसे बात की होगी, तो कहते अगर 2 लाख में, कहते सिर्फ 2 लाख दे सकता हूँ, आता 230 का वो, तो अगर कहते ये लाइफ सेविंग होगा, कहते ये। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा आई वॉन्ट कि मुझे ये पंप 2 लाख में मिलना चाहिए, और 7वें दिन मैंने उस लड़की को पंप लगाया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज उसका शुगर यू वॉन्ट टू बिलीव कि उसका शुगर फास्टिंग कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाता, और खाने का कभी 150 से ऊपर नहीं जाता, और 2 घंटे वो बैडमिंटन खेलती है। ये नेरवा में भी आता है कि जब मैं डिफरेंट एरिया में जाता, मैंने कम से कम 42 जगह में 42 कैंप लगाए हैं मैंने डिफरेंट एरिया में। ऑलमोस्ट मतलब कि मैंने 70% हिमाचल कवर किया, जो आप यहाँ देखेंगे। उसमें दुर्गम क्षेत्र। हाँ, मैंने कभी भी अर्बन एरिया में नहीं लगाए, बाहरी दुर्गम एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण में मैक्सिमम। और उसमें मैं कोशिश करता था कि मैं फ्री दूँ उनको जो भी है, और मैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या करता था, जब उनको 12 बजे फ्रूट्स देता था मैं उनको, केला, और केला ही हम ले सकते थे काट के, और ड्राई फ्रूट्स बादाम और कैश्यू। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं केला और बादाम कैश्यू को देते थे, कई लेडीज़ जो है आंसू आते थे कि हम 5-5 साल के बाद केला खा रहे हैं। बताइए। और ये मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में बैठा हुआ कि हम दाल नहीं खा रहे, हम चावल नहीं खा रहे हैं। ये मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है। ये सारी मिसकंसेप्शन जो है मैंने कोशिश की है कि मैं इसको दूर करूँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी है जिसको हम रोक भी सकते हैं, अगर हो जाए उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये होकर ट्रीट ना हो तो ये घातक है। और उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है कि आपका पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, और डॉक्टर ने जो आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना, और जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसको मानना। ये 4 चीज़ें कोई अपनाएगा तो डायबिटीज़ जो है वो एक घातक बीमारी नहीं। ये बहुत बढ़िया संदेश डॉक्टर मोक्ता जी आपका हमारे सभी लोगों के लिए, जो श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो डॉक्टर होता है, ही इज़ नॉट ओनली डॉक्टर, इट्स फिजिशियन इज़ बोथ इन साइंस एंड आर्ट। साइंस आप मेरे जो डॉक्टर्स यंगर जो स्टूडेंट्स है, साइंस वो 3 सालों में लर्न बहुत करते हैं, पर दे हैव टू लर्न द आर्ट, एंड वो बहुत अच्छी तरह से। आर्ट का मतलब होता है जो साइंस है वो हमने अप्लाई कैसे करनी है, तो उसके लिए आपका बिहेवियर और पेशेंट को मोटिवेट करना ये बहुत ज़रूरी है। और हर लेवल पे, ये नहीं है कि वो पेशेंट एक बार है, हर लेवल पे हमें बहुत उनके जो क्यों लोगों के माइंड में मिथ्स एंड लोगों के माइंड मिसकंसेप्शन बहुत बैठी होती है, वो एक बार उनको टीचिंग करने से वो दूर नहीं होती है। तो हर बार, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में अब ये आ चुका है कि वी हैव रीच्ड टू द टॉप ऑफ आवर साइंस एडवांस ट्रीटमेंट,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। उस इम्प्लीमेंट में जो है वो अपने हेल्थ केयर, जो उनके न्यू जनरेशन डॉक्टर है, कहते हर विजिट में आपने अपना 5-10 मिनट उनको एजुकेशन के बारे में बताना है, अवेयरनेस कि आप यू नो द मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन अगर आप लिखेंगे वो खाएगा नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपने 5-10 मिनट उनको अवेयरनेस के बारे में बताना कि आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने खान पान कैसे बदलना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि दवाइयों में आप रेगुलर रहो, और 3 महीने के बाद अगर बुलाया है तो आप आके फॉलो करो। ये मेरा, और वो लोग अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने जो डॉक्टर्स है कि यू आर डूइंग मार्वलस जॉब इन द रूरल कम्युनिटी, बस ये है कि आप उनको अपने एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, मेडिसिन दे नो वेल। और जो आम लोग हैं उनके लिए तो मेरा यही है कि डायबिटीज़ को हम रोक सकते हैं 70% टाइम, 70% टाइम। मेरी स्टेटमेंट नहीं है, WHO की स्टेटमेंट है। तो हम क्यों ना अपनी जो शैली है उसमें बदलाव लाया जाए। शैली में बदलाव बड़ा आसान सा है कि आप नियमित रूप से, मैं नहीं कहूँगा कि आप वॉक जो है 2 घंटे करें, मॉर्निंग वॉक करें, नियमित रूप से आप 15 से 20-30 मिनट एक दिन में अपनी दिनचर्या में अपने लिए निकालें, और 15-15 मिनट दिन में 3 बार वॉक करें, सुबह, दिन को, शाम को, जिसको हम मेरा जो अपना नारा है 15 × 3, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट दिन को, 45 मिनट का कैप्सूल है। हाँ, बस 30 से 45 मिनट के लिए आप 15-15 मिनट किसी के पास नहीं है, ये नहीं मानता मैं। एक आप बहुत आधे घंटे और सुबह उठ के मत कीजिए, कोई भी टाइम, बट वी हैव टू बी रेगुलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें इस में रेगुलर होना है। वॉक का मतलब है कि एक ब्रिस्क वॉक, नॉट कि दौड़ना है, दौड़ना नहीं, वॉक। और सेकंड, अपने खान पान में चेंज करें। आपका टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच, टाइम से डिनर, और जो 5 चीज़ें मैंने बताई है उसके सेवन पे ध्यान दें। जी डॉक्टर मोक्ता जी, आज आपने बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ, और इवन हम तो ये कहेंगे कि जो नई पौध डॉक्टर्स की है, जो नए प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक कैप्सूल है जहाँ से सीखा जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर मोक्ता एक केवल हमारे प्रदेश का बड़ा डॉक्टर नाम नहीं है, बल्कि ये देश और विदेशों में जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने एक विकट परिस्थितियों में भी अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया और ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि आज एक पर्टिकुलर बीमारी पर तो इतनी पकड़ है और इतना शोध हो चुका है कि आम आदमी उससे लाभान्वित हो रहा है, आम मरीज उससे लाभान्वित हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन का बचाव भी कर रहा है। डॉक्टर मोक्ता जी, टाइम्स हिमाचल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला और हम कुछ लोगों, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके आपके चैनल के थ्रू। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।